शुरू करें क्लास। जय हिंद। हम उपसर्ग पर बात कर चुके थे, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग किसे कहते हैं और क्या होते हैं, उन पर बात कर ली थी। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय लगभग साथ साथ ही पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल लो प्रत्यय। अब देखो, जो प्रत्यय शब्द है वो प्रति धन अय से मिलकर बना है। ठीक, प्रति का अर्थ है साथ और अय का अर्थ है चलने वाला। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय। और प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्द के शब्दांश, शब्दांश होते हैं। ये भी क्या है? अव्यय की तरह शब्दांश है। अब देखो, प्रत्यय में क्या है कि जो प्रत्यय है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? प्रति और अय। प्रति का अर्थ क्या है? साथ, और अय का अर्थ क्या है? चलने वाला। यानी कि वे शब्दांश जो शब्द के साथ साथ चलते हैं लेकिन बाद में लगाए जाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो चलो लिखो, ये लिखना चाहो लिख लो। प्रतिधन अय प्रत्यय, ये लिख लिया, नोट कर लिया? लिखो, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, के पीछे या बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में या शब्द में नवीनता या विशिष्टता ला देते हैं। शब्द के अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नोट कर लिया? यानी ये क्या है? ये भी शब्दांश है, और लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे बड़ा अंतर क्या है? उपसर्ग भी शब्दांश थे, प्रत्यय भी शब्दांश है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे, और प्रत्यय कहाँ लगेंगे? शब्द के पीछे। बस यही इन दोनों में एक मूल अंतर है, बाकी दोनों अव्यय हैं, दोनों शब्दांश हैं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? चलो, तो हेडिंग डाल लो फटाफट से, प्रत्यय के भेद। तो देखो, प्रत्यय के मूलतः दो भेद होते हैं। सबसे पहले आपके आएंगे प्रत प्रत्यय, और दूसरे होते हैं आपके तदित्य प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय हैं वो किस में जुड़ते हैं? तो बच्चे वो जुड़ते हैं आपके धातु में। मैं यही लिखे देती हूँ, ठीक है? और ये किस में जुड़ेंगे? ये शब्द में जुड़ते हैं। शब्द अर्थात हमारा क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, और विशेषण भी हो सकता है। कितनी सी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? अब देखो, जो ये प्रत्यय हैं ये दो तरीके से जुड़ेंगे। यानी इनके भी कितने भेद होंगे? दो। एक तो सीधे सीधे वही जो किस में जुड़ेंगे? धातु में जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? और धातु में तो खैर जुड़ेंगे जुड़ेंगे, नमस्ते। लेकिन ये होंगे जो मूल रूप से प्रत्यय हैं लेकिन किसी भाषा विशेष के नहीं है। तो एक तो होते हैं धातु या शब्द के आधार पर, और दूसरे होंगे भाषा के आधार पर। तो जो धातु के आधार पर हैं उनमें 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? लिखो,
सबसे पहले आपका आएगा कृतवाचक या कृतवाच्य। दूसरे नंबर पर होगा कर्मवाच्य, कर्मवाचक। तीसरे नंबर पर होगा करणवाचक। चौथे नंबर पर आपका आता है भाववाचक। और पांचवें नंबर पर होगा क्रियावाचक। और जो दूसरे भेद होते हैं वो होते हैं भाषा के आधार पर, यानी कि संस्कृत भाषा के अव्यय प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। दूसरे होंगे हिंदी प्रत्यय। और तीसरे होंगे, उर्दू शब्द लिखे लेते हैं क्योंकि अरबी और फारसी दोनों हो जाते हैं। बेटा नीचे रा थोड़ी है, वो तो रे है। हाँ, ऊपर रा लगा हुआ है, देखो इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, क अ र त और रे। बात समझ में आ गई? ये रे है, रा नहीं है। रा तो आपका वैसे लगता है ना। मामला क्लियर हो रहा है? इसको सर्कल में बंद कर दो। अब बात कर लेते हैं तदित्य प्रत्यय की। तो जो आपके तदित्य प्रत्यय भी है, ये भी दो तरीके से बनते हैं। कृतवाचक, नंबर 2 भाव गुणवाचक। नंबर 3 अपत्य वाचक। और नंबर 4 पूर्ण वाचक। और नंबर 5 स्त्रीवाचक। और दूसरे भी आपके आएंगे संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और उर्दू प्रत्यय। देखो पहले बात समझो, प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित्य प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी धातु के अंत में लगते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? और तदित्य प्रत्यय कौन से होते हैं, जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। अब इनको कई बार तो क्या होता है, कुछ लोगों ने क्या किया, इनको दो आधारों पर बांट लिया, एक बांटा शब्द और धातु के आधार पर, दूसरा बांट लिया भाषा के आधार पर। लेकिन चाहे वो कृत प्रत्यय रहा हो चाहे वो तदित्य प्रत्यय रहा हो, दोनों में ही भाषाई आधार पर भी विभेदीकरण होता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब देखो, अब ये अंतर कैसे हुआ इनमें। किसी भी शब्द में जो प्रत्यय लग रहा है, अगर उसे कर्ता का बोध हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। कृत का मतलब क्या है, कर्ता। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यानी कोई धातु है, उसमें एक प्रत्यय लगा, लेकिन धातु में प्रत्यय लगने के बाद क्या बना, कर्ता बना। जैसे मान लीजिए एक धातु है लूट और इसमें लगा दिया एरा, तो क्या हो जाएगा, तो ये लुटेरा लूटने वाला होता है कि नहीं होता, यानी काम लूट करने वाला है, तो वो क्या बन जाएगा, कर्तवाच्य। एक काम करो, यहां लिख लो थोड़ा थोड़ा, यानी कि जिससे किसका बोध हो, कर्ता का बोध हो, तो वो कौन से होंगे, कर्तवाच्य।
और जिससे कर्म का बोध हो जाए वो कौन से होंगे? कर्मवाच्य। जिससे धातु का बोध हो, धातु नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं धातु में तो खैर ये लगते ही हैं, जिससे आपको साधन का बोध हो। और भाववाच्य में किसका बोध होगा? फीलिंग्स का। और क्रियावाच्य में किसका बोध होगा? कार्य का। या आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्रिया का बोध। क्या हुआ? यानी कि किसी भी शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ा और उस प्रत्यय से क्या हुआ? कर्ता का बोध हुआ तो क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। कर्म का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगर साधन का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? करणवाच्य। और अगर भाव का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और अगर क्रिया बन जाए तो क्रियावाच्य। वैसे आमतौर पर जब आप पढ़ते हो तो क्या कहते हो? धातु में कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो क्रिया बन जाती है, यही हमने पढ़ा था, हाँ या ना? तो आमतौर पर हम जिन प्रत्ययों को पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? देखो, जैसे मैंने बताया ना, लूट में लगाए तो क्या हो गया? लुटेरा। और मान लीजिए आपने कोई भी क्रिया ली, जैसे मान लीजिए आपने लिया बिछ, बिछ होता है किसी चीज को, और उसमें औना लगा दी तो क्या हो जाएगा? बिछौना। तो बिछौना करता है या कर्म है? करता कैसे हो जाएगा? बिछौना तो भाई किया जाता है ना कोई कर रहा होगा, तो वो कर्म बन जाएगा, हाँ या ना? कोई समस्या? और और एक शब्द मान लीजिए आपने कहा फांस, और इसमें लगा दिया ई, तो क्या हो गया? फांसी। तो ये मरने का साधन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मतलब कोई ना कोई देगा और या कोई ना कोई लगाएगा, तो लेकिन ये मरने का साधन बने। और जहां फीलिंग्स का बोध हो जाए, अब फीलिंग्स क्या होती हैं? भाव उत्पन्न करना। और भाव क्या होते हैं? आचार विचार। भाव, आचार विचार अलग चीज है बच्चे। भावनाओं के मामले में आप कह सकते हो फीलिंग्स किसे कहते हैं? जैसे किसी के साथ ममत्व का भाव है तो फीलिंग्स है, किसी से प्रेम का भाव है तो वो फीलिंग्स है, हाँ या ना? हाँ, जगह उसे लड़वे को मन करे बातें, हाँ ये तो लड़ेगी, मुझे पता ही है। और जिससे सीधे सीधे क्रिया का बोध हो जाए, पठ में लगा दो तो क्या हो जाएगा? पठ में लगाओगे तो क्या होगा? पढ़ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, कराया था कि नहीं कराया था? इसको साफ करते हैं। देखो, आपने लूट में लगाया तो लुटेरा, लूट करने वाला हो गया, इतनी सी बात समझे। सांप में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सपेरा, जो कि क्या करता है? सांप का खेल दिखाता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? फीलिंग समझ में आ गई? अब क्रिया कैसे हो जाएगी? मान लीजिए मैंने चल में ना लगा दिया, चल धातु में ना लगाया तो क्या बन गया? चलना। तो ये क्रियावाच्य हो गया कि नहीं हो गया? हाँ है ना? इतना समझ लो, किसी भी धातु में अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में समझो, अगर किसी भी धातु में कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा है और उस प्रत्यय के जुड़ने से कर्ता यदि बन रहा है तो क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। कर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और अगर कर्ण बनेगा तो क्या हो जाएगा? और अगर भाव का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? और अगर क्रिया बनने लगी तो क्या हो जाएगा? क्रियावाच्य। इतनी सी बात समझ में आ रही है? करण और क्रिया में इतना ही अंतर है। क्रिया से सीधे सीधे आपका हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना ये सब बनेंगे, लेकिन उस क्रिया को करने का साधन अगर कोई बनेगा तो वो किसमें जाएगा? करणवाच्य में। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब जो भी प्रत्यय हम लगा रहे हैं, भाई किसी ना किसी धातु में प्रत्यय तो लगाएंगे, यहाँ पे किसमें लगाएंगे? धातु में। अब जो प्रत्यय हमने लगाया, अगर वो संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से ली गई तो वो क्या हो जाएंगे? संस्कृत प्रत्यय। और अगर वो हिंदी से लिए गए तो क्या हो जाएंगे? हिंदी प्रत्यय। और अगर उर्दू से लिए गए तो क्या हो जाएंगे? उर्दू प्रत्यय। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? किसी भी धातु में अगर प्रत्यय जुड़ रहा है तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? कृत प्रत्यय। किसी शब्द में जुड़ेगा तो कौन सा बनेगा? तदित्य प्रत्यय। अभी हमने किस पर बात की? कृत प्रत्यय पर बात की। अब धातु में जुड़ा, क्रिया बन गई तो क्रिया प्रत्यय, कर्ता बन गया तो कृत प्रत्यय, कर्म बना तो कर्म प्रत्यय। अगर किसी क्रिया को करने का साधन हो गया तो क्या हो जाएगा? कर्ण प्रत्यय। और अगर किसी से फीलिंग्स की बयां आ रही हो, इमोशंस पता चल रहे हो तो भाव प्रत्यय। वाच्य अलग चीज है, वाचक हो जाता है। अब बात करते हैं कि तदित्य प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, इससे तो कर्ता का ही बोध होगा। कृत का मतलब क्या है? कर्ता। कर्तवाच्य है, हाँ या ना? तो किसका बोध होगा? कर्ता का बोध होगा कृतवाच्य में। और भाव और गुण में किसका होगा? फीलिंग्स का और गुणों का।
जब हम किसी की बात बताएं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अच्छा या अच्छी, तो किसी के गुण बता रहे, हाँ या ना। और या मान लीजिए फीलिंग्स की बात, जैसे प्रेम, तो क्या है, ये भाववाच्य है। अब अपत्य में क्या होता है, अपत्य में वंश का पता चलता है, वंशज। या तो आप लिख सकते हो भाव और गुण, इसमें वंश का पता चल जाएगा। जैसे आपने कहा ना, जैसे आप कहते हैं हम किसके हैं, रघुकुल के हैं, या राघव हैं, कृष्ण वंशज हैं, क्षत्रिय वंशज हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना। करते हो, यादव वंशी कहते हो, यदुवंशी शब्द का प्रयोग करते हो। और ऊनता से पता चलता है हीनता का या लघुता का। अच्छा, इनके अलावा प्रेम का भी बोध होगा, प्रियता। और ये किस में जाएंगी, ये जाएंगी ऊनता में। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे हमने एक शब्द लिया नीच, हम कहते हैं, और अगर इसी को मुझे प्रत्यय जोड़े तो मैं क्या कह दूंगी, नीचता कहूंगी कि नहीं कहूंगी। जैसे आपने कहा छोटा, छोटापन, इसे हीनता का बयान चल रहा है, नहीं चल रहा। और प्रेम के भाव का भी आ जाए, जैसे आपने कहा प्रेम, और लेकिन आप कह रहे हैं प्रेम का भाव है तो प्रेमत्व, बात समझ में आ रही है। अब स्त्रीवाचक से क्या होगा, स्त्रीवाचक से किसी भी संज्ञा, यानी कि आपका चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, उससे स्त्री होने का बोध हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्त्रीवाचक। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अब बताओ मुझे कहाँ कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूं। देखो, हीनता लघुता वाला समझ में नहीं आया। देखो, अगर किसी भी शब्द में, कोई शब्द ले लो जिससे आपको छोटेपन का बयां हो, जिस आप किसी से क्रोध में क्या क्या शब्द प्रयोग करते हो, पहले ये बताओ, क्या कह सकते हो। हाँ, गालियां देते हो ब्रजभाषा में। अब ब्रजभाषा मत बताओ, क्लास की मर्यादा में रह के बताओ क्या क्या गालियां देते हो। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये तो नहीं बयां कर दिया क्या कहा जा सकता। बताओ भाई क्या क्या कहते हो। चलो, अच्छा अभी हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, हीनता का बोध हम किससे कहते हैं, हीन का मतलब होता है छोटापन, हाँ या ना। जैसे कहते हैं तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तो छोटी, तो पहले छोटा शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगा दिया, तो हमने सोच के साथ तो छोटी कहते हैं। कितने निकृष्ट कार्य किया है, कितनी छोटी सोच है, थर्ड क्लास सोच है। अब जैसे गाली देते हैं किसी को, एक तो ये भी तो है ना, चलो देखो वो निकल के जा रहा है, जैसे आप कहते हो किसी से गधा, तो गधापन, फीलिंग्स हो गई, बात समझ में आ गई। अब समझ में आ गया हीनता और लघुता कैसे होगी। अब ठीक है मामला, अच्छे गालियों से ही समझ में आया बेवकूफ को। अब एक बार फिर सुन लो, प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ेंगे। दो शब्दों से मिलकर है ना, प्रतिधन अव्यय पीछे जोड़ते हैं, याद रखना शब्द में नवीनता और विशिष्टता लाते हैं। मेन पॉइंट है आपका ये कि प्रत्यय के भेद तो दो ही भेद होते हैं, कैसे भी पूछ ले घुमा के फिरा के, आपका जवाब कितना होगा, दो। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय कौन से हैं, किसमें जुड़ेंगे कृत प्रत्यय, धातु में जुड़ेंगे लाली, धातु में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं, तो धातु में जुड़ते हैं। और एक और शब्द प्रश्न बनता है कि कृत प्रत्यय के जुड़ने से कैसे शब्द बनते हैं, तो लाली कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं, कृदंत। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब बताओ कहाँ समस्या है। और तदित प्रत्यय से कैसे शब्द बनेंगे, तदितांत। इतना सा मामला क्लियर हो रहा है। कृत प्रत्यय हमेशा धातु में जुड़ेगा, ठीक। तदित आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ते हैं या संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। और वे शब्दांश जो किसी धातु में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। अब आपको यह समझना है
कि यदि धातु में कोई भी प्रत्यय जुड़ रहा है और उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है कर्ता। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। धातु में किसी भी प्रत्यय के जुड़ने से यदि कर्ता बन रहा है तो कृत प्रत्यय, यदि धातु में कोई प्रत्यय जुड़ने से कर्म बन रहा है तो कर्मवाचक, और अगर धातु में जो कोई भी धातु है उसमें अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है लेकिन किसी भी कार्य को करने का साधन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, करणवाचक। और अगर किसी धातु में प्रत्यय जुड़ने से भाव का बोध हो रहा है, फीलिंग्स का पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। और अगर किसी भी कर्ता में धातु में प्रत्यय जुड़ने से किसका बोध हो रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रियावाचक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब धातु में जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं वो प्रत्यय किस भाषा के हैं, इस आधार पर तीन होते हैं। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, ये तो होते हैं आपके भाषा के आधार पर, ठीक। और ये क्या है, ये शब्द के आधार पर। भाई शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो शब्द के आधार पर 5 भेद हैं। कौन कौन से, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। भाषा के आधार पर धातु के कितने भेद हैं, 3, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब सेम चीज यहाँ पर है तदित्य प्रत्यय में। तदित्य प्रत्यय कौन से होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। अच्छा, तदित्य प्रत्यय से मिलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो तदित्य प्रत्यय से मिलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तदितांत कहलाते हैं। अब तदित्य प्रत्यय में यानी संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है। अगर किसी में भी जुड़ने से शब्द में कर्ता बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय, कृतवाचक। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ने से किसी के भाव का पता चल रहा है, किसी के गुण का पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा, भाव गुणवाचक। अगर किसी के वंश का पता चल रहा है, पुत्र होने का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपत्यवाच्य। अगर किसी के हीनता या प्रेम का एक बात में कह सकते हैं फीलिंग्स की हो रही है, मतलब यहाँ पर फीलिंग्स है, यहाँ पर हीनता का बोध हो रहा है, छोटेपन का बोध हो रहा है, निकृष्टता के भाव में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊनतावाचक। और अगर किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ने से, अगर स्त्री, अच्छा ऐसे समझो, सेठ शब्द सुना था, उसमें आनी जोड़ने से क्या हो जाता है, तो कहां जाएगा। अब ठीक है मामला, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब तदित्य प्रत्यय में कौन सी भाषा के शब्द प्रत्यय जुड़ रहे हैं, इस आधार पर कितने भेद होंगे, 3। अगर किसी शब्द में संस्कृत प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो संस्कृत प्रत्यय हो जाएगा। अगर किसी में हिंदी प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हिंदी प्रत्यय हो जाएगा। और अगर किसी में उर्दू प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, उर्दू प्रत्यय। यहाँ भी लिख लो, शब्द के आधार पर है और ये भाषा के आधार पर है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का, लिख लिया लाली, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो, प्रत्ययों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, यानी कि प्रत्यय आपके लगभग 400 प्लस से हैं, ज्यादा ही हैं, और सब कराने नहीं है। प्रत्यय के भेद पूछे जाते हैं, सामान्य क्वेश्चन आता है प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं तो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय के भेद आते हैं, वो मैं करा चुकी। प्रत्यय के भेद के भी भेद मैंने करा दिए, हाँ या ना। अब हम महत्वपूर्ण प्रत्यय की बात कर लेते हैं जिनके शब्द में जुड़ने से परिवर्तन होते हैं या जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, मतलब हेडिंग क्या, एक प्रत्यय लिखो, एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिखना है, एक प्रत्यय। अब देखो इसमें होता क्या है, जो ये एक प्रत्यय है ना, जब ये किसी भी शब्द में जुड़ रहा है, अब ये किस में जुड़ रहा है, यानी जिस शब्द में जुड़ रहा है, यदि उस शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है, अ से हो रहा है, तो ये तो जुड़ ही जाएगा। यानी कि बाद वाले अक्षर पर अगर कोई मात्रा नहीं तो इसकी मात्रा ई की मात्रा लग जाएगी, लेकिन जो आ है वो किस में बदल जाएगा, बड़े आ में। और अगर किसी भी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ रहा है, उसमें ए, ई या ए है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, आए में। और अगर ओ, उ और ओ है तो परिवर्तन होगा बड़े ओ में, आओ में बेसिकली। अब ये कैसे होगा तो वो समझो। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया समाज और इसमें लगा दिया मैंने एक प्रत्यय, तो देखो जहां पर कोई मतलब आ की मात्रा है, वैसी अन्य कोई मात्रा तो है नहीं और किसी स्वर की, तो ई की मात्रा किस पर जाएगी, जा पर।
लेकिन ये एक प्रत्यय आगे वाले को भी प्रभावित करेगा, यही तो बताया सबसे आगे वाले को, तो शब्द क्या बन जाएगा? सामासिक। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अंश में लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? भाई अंश में लगाने पर क्या होगा? आंशिक। धर्म में लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, आंशिक, धार्मिक। हाँ या ना? हो जाएगा। बेटा छोटी अंग है ना, वो लेखन की दृष्टि से स्वर है, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक प्रत्यय जुड़ेगा तो छोटा बड़े आ में बदल जाएगा। तो अंश में जैसे ही लगाया तो ई की मात्रा तो सा पर आ जाएगी, लेकिन जो छोटे आ पर अंक की बिंदी लगी हो वो बड़े आ पर लग जाएगी। बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का? तो पक्ष में लगेगा तो बताओ क्या हो जाएगा? पक्ष में लगता है तो क्या होता है? पाक्षिक। बात समझ में आ गई? यानी जिस अक्षर पर लग रहा है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं ए की, यानी तीनों की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर छोटी ई में लगता है तो छोटी ई का एक शब्द ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, इतिहास। तो बताओ, अगर मैंने इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। तो मुझे ये बताओ, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है? ये नहीं है सही? ऐतिहासिक ही तो लिखा है। हाँ भाई, बड़ी ए में बदलेगा, दीर्घ ए में। बात समझ में आ रही है? वर्तनी में पूछा जाता है तो ऐतिहासिक एक क्या होता है? एक तो लिख देता है ऐतिहासिक, एक लिखेगा ऐतिहासिक, इसमें छोटी ए बना देगा, एक शुद्ध लिखेगा। तो सही कौन सा है? ये वाला। और ऑप्शन में और चौथा ऑप्शन देगा उपयुक्त तो सभी, तो सभी सही नहीं होंगे जिस पर बड़ी ए की मात्रा होगी। चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं अभी, बाद में, पहले इनको समझ लेते हैं। अब बात करते हैं बड़ी ई की। तो बड़ी ई का कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया नीत। बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं है? तो नीत में अगर मैंने एक प्रत्यय जोड़ा तो बताओ क्या हो जाएगा? नैतिक। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई समस्या? अब बात करते हैं ए की। तो ए का कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया देव, और इसमें मैंने जोड़ दिया एक प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? दैविक। कोई समस्या किसी भी तरह की? हो जाएगा। अब जो रह गया है ऊ वाला, इसको भी लिख लेते हैं। यानी अब अगला बात क्या कर रहे हैं? ओ, ऊ और ओ, इनमें अगर एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है? बड़े ओ में। नहीं बेटा, वो कैसे हो जाएगा? वहां तो संधि है। वो वहां तो मैंने संधि कर दी, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। वो तो ओ की मात्रा आ गई, उसमें प्रत्यय थोड़ी है। सूर्य अपने आप में शब्द है, उदय अपने आप में शब्द है। इसमें शब्द देखो, ऊ से ले लो उद्योग, उद्योग में लगा दो एक प्रत्यय, तो बताओ क्या हो जाएगा? औद्योगिक। सही लिखा है? अब बड़े ऊ की बात कर लें तो चलो लिख लेते हैं भूगोल। अब बताओ एक प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? भौगोलिक। अब ओ की, यहाँ दोनों मात्रा लगा दी है, ओ में लगा देते हैं तो एक शब्द लिख लेते हैं लोक, और इसमें लगा दो एक प्रत्यय, तो बताओ क्या हो जाएगा? लौकिक। तो बताओ पुराण में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुराण में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है तो पौराणिक हो जाएगा। कोई समस्या? नोट करो फटाफट से। लिख लिया? अच्छा लिख रहे हो, लिखो 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 फटाफट से लिखो।
आगे बढ़ने लगी। देखो ये तो बात कर ली एक प्रत्यय की। अब एक प्रत्यय होता है एरा प्रत्यय, उसको और समझ लो। प्रत्यय कौन सा है? एरा। अब इसको लगाने से क्या होता है पहले आप खुद समझो। अगर मैंने सांप में लगा दिया एरा तो क्या हो जाएगा? सपेरा। और अगर मामा में लगा दिया एरा प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? अब आप खुद ही बताओ इसमें कहां परिवर्तन हो रहा है, ये क्या कर रहा है? देखो एरा एक ही मात्रा तो वहां जा रही है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो पहले वाले अक्षर को क्या कर रहा था? बड़ा कर रहा था। ये क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? मामला क्लियर है? अच्छा अगर लूट में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? लुटेरा। यानी कि जिस शब्द में ये क्या लग रहा है? एरा प्रत्यय, यानी कि अगर ये बड़े आ में लगेगा तो बड़े आ को किस में बदलेगा? भाई बड़े आ में लगा तो छोटे आ में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बड़े आ को किस में कर दिया? छोटे आ में। और अगर बड़ी ई में लगेगा तो किस में कर देगा? छोटी ई में। और अगर ऊ में लगेगा तो किस में कर देगा? छोटे ऊ में। यानी ये ह्रस्व कर रहा है, इससे पहले वाला दीर्घ कर रहा था। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? अगले प्रत्यय पे बढ़े। देखो ज्यादातर प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जो कोई परिवर्तन करते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय वो समझ लो जो आपको क्या समझने में देंगे योगदान। पर्यायवाची, समास, इन सारे शब्दों को। जैसे मान लीजिए एक प्रत्यय लगाया जा और एक लगाया जा, तो देखो इनका अर्थ तो होता है जन्म लेना। क्या अर्थ है? जन्म लेना। लेकिन जब ये जा है तो कैसा है? ये पुल्लिंग। और जब ये जा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करना समझना चाहें तो क्या हो सकता है? जैसे मैंने अनु में लगाया जा तो क्या बन गया? अनुज। अब अनुज का अर्थ क्या, अनु का अर्थ क्या है? बाद में। और जा का मतलब क्या है? जन्म लेना। तो अनुज है जिसका जन्म बाद में होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा भाई। क्योंकि स्त्री पुल्लिंग है, ये जब तक जा है तब तक। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसी अनु में मैंने जा लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? अनुजा। और अनुजा कौन हो गई? छोटी बहन, क्योंकि भाई स्त्रीलिंग हो गया। हाँ है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सेल में लगा दूं जा प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? कौन है सेल जा? हाँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। हाँ माता पार्वती, ठीक है। और गिरिजा भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन अगर मैंने भूमि में लगा दिया तो क्या हो जाएगा? भूमि जा। क्या हो गया? भूमि जा, सीता माता। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब मामला क्लियर हुआ? हाँ या ना? आमतौर पर जैसे आपने छोटे भाई अनुज का बड़ा कह दिया तो छोटी बहन हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? या आप ये भी कह सकते हो जैसे आप पुत्र के पर्यायवाची याद करो, उसमें बड़ा बड़ा लगाते जाओ तो किसके हो जाएंगे? पुत्री के आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। हाँ या ना? जा वाला मामला क्लियर है? अब अगला समझें। अगला उपसर्ग लो, सॉरी अगला प्रत्यय। तो अगला प्रत्यय कौन सा होगा? अगला प्रत्यय ले लेते हैं धे। अगर धे है या धर है तब तक तो है ये पुल्लिंग। और अगर ये धरा हो गया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अर्थ क्या होता है? धारण करना या धारण करने वाला। अब देखो यहां पर क्या है? ये पुल्लिंग। और यहां पर क्या है? स्त्रीलिंग। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लीजिए मैंने इसको धे को लगाया जल में
जल धन धे, तो बताओ क्या हो गया? जलध। मामला क्लियर है? अब अगर इसी को मान लीजिए मैंने लगा दिया पय धन धे, तो क्या हो जाएगा? पयोध। और अगर मैंने कर दिया मुरली धन धर, तो क्या हो जाएगा? मुरली धर, जो मुरली को धारण कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आई? गिर में लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? गिरधर। अब अगर मैंने वसुधा में लगा दिया क्या हो जाएगा? या मामला क्लियर है? हाँ या ना? कोई समस्या? नहीं बेटा, धारण बादल का नहीं होगा, समुद्र का। बात समझ में आ गई? ये भी समुद्र है, ये भी समुद्र है। चलो एक और प्रत्यय समझ लो, फिर बताते क्विज में जोड़ने से कौन सा याद हो जाएगा, पर्यायवाची याद हो जाएगा। ठीक। हाँ, ट्रिक बता दूंगी। ट्रिक के पीछे तो ऐसे पड़े रहते हो, ईश्वरी मालिक है तुम लोगों की ट्रिक्स का, जल्दी याद हो जाता है। चलो अभी कौन सा पढ़ लिया एक बार चेक तो कर लो। अच्छा, धे पढ़ लिया, तो अब पढ़ लो द। अगला प्रत्यय कौन सा है? द। और द अर्थ क्या है? देने वाला। अब देखो, अगर ये द है तो क्या है? ये पुल्लिंग। बात समझ में आ रही है? और अगर धे है तो क्या है? स्त्रीलिंग। इतनी सी बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जल में लगा दूं द, तो क्या हो जाएगा? जलद। ये बादल का पर्यायवाची है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अगर मैंने सुख में लगा दिया दा, तो क्या हो जाएगा? सुखदा, जो सुख देने वाली है। और अगर प्रेम में लगा दूं दा, तो क्या हो जाएगा? प्रिय में लगा दो प्रियदा। हाँ, प्रेम देने वाली माँ नहीं होती? सबसे ज्यादा प्रेम तो प्रेम माँ ही करती है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? प्रियदा। अच्छा, जो प्रेम प्रिय देने वाली है, प्रेम देने वाली है, प्रेमदा सुख देने वाली है, सुखदा दुख देने वाली है, दुखदा सुख देने वाली माता, और दुख देने वाली पत्नी। बात समझ में आ रही? हाँ या ना? अब जो तो तुम पत्नी बन जाओगी तब पता कर लोगी क्यों दुख देती हैं। हाँ या? अब बताओ, अब भाई इसको मैं कैसे कह दूं कि क्यों दुख देती हैं? ये तो तुम्हें तय करना है ना आगे चल के। चलो अब अगला, अब ये समझ लो कि पर्यायवाची तुम्हें कैसे याद करना है, ये समझना था ना। ट्रिक समझनी थी तो ट्रिक समझो। देखो, अरे देवी शांत हो जा। अब देखो तुम कर लेना पानी के पर्यायवाची याद। किसके कर लेना? पानी के। जरा पानी के पर्यायवाची पहले मुझे बताओ, पानी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पानी के पर्यायवाची, चलो भाई, जल, नीर, वाटर। वाह वाह वाह। अम्ब। होते हैं कि नहीं होते? बेटा जलद नहीं होगा। देखो अब समझो, अब तुम्हें कर रहे हैं मान लो कमल के पर्यायवाची याद। ठीक है, अब इन पर्यायवाची में क्या लगाना है? कमल का जन्म कहाँ होता है? जल में। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें जा लगाते जाओ तो क्या हो जाएगा? जलज। पेन चेंज कर लो, व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब बताओ और क्या हो जाएगा? नीरज। अगला क्या होगा? अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? हो गए पर्यायवाची याद की नहीं हो गए? एक याद किए, दूसरे अपने आप हो गए। इसमें हमने क्या लगाया था? इसमें हमने लगाया था ज। अब हमें करने मान लो बादल के पर्यायवाची याद। किसके करने हैं?
बादल के। अब बादल के पर्यायवाची के लिए हमें क्या करना है, बस इसमें क्या लगाते जाना है, इसमें लगाना है द, क्योंकि बादल क्या देते हैं, बादल हमें पानी देते हैं। तो करो, इसका क्या हो जाएगा, जलद और नीरद और अम्बुद। बात समझ में आ रही है। मान लो तुम्हें करने हैं समुद्र के पर्यायवाची, तो समुद्र क्या करता है, समुद्र जल को धारण करता है कि नहीं करता, समुद्र में जल होता है कि नहीं होता, उसमें जल धारण है, तो क्या लगाते जाना है आपको, धे, तो लगाओ जलद, नीरद और अम्बुद। अब समझ में आ गया, अम्बुद क्यों नहीं था पानी का पर्यायवाची, तुम में से कौन बता रहा था, तुम ये बता रही थी, समझ में आ गया, याद हो गए, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का। अरे इतना सरल भी याद नहीं होगा तो क्या होगा, हाईलाइट कर दूं, इसमें क्या लगाया था हमने, लो भाई, इसमें क्या लगाया था, द, ये लो, और इसमें क्या लगाया था, थे। एक पर्यायवाची याद करना था, 3 अपने आप याद हो गए। अब बताओ और क्या चाहिए, कौन सा ऑप्शन, हाँ दिमाग में लिख ले, दिमाग में। अब एक दो प्रत्यय और समझ लो, एक प्रत्यय समझो, कर, कर का मतलब क्या होता है, करने वाला। अब देखो, जो दिन कर दे वो क्या है, भाई दिन करने वाला कौन है, दिनकर अर्थात सूर्य। और जो रात यानी कि निशा कर दे, निशा का पर्यायवाची होता है, तो कौन है, निशा में अगर कर डालोगे तो क्या हो जाएगा, निशाकर। और ये कौन है भैया, जब चंद्रमा आता है तब रात होती है कि नहीं होती, चंद्रमा। और जो प्रलय कर दे, प्रलयम, प्रलय कर, कौन है ये, शिव जी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, और क्या हो जाएंगे, तो कर का मतलब क्या है, करने वाला। बात समझ में आ गई। एक और, एक उर्दू प्रत्यय जुड़ता है गार, जैसे सभागार। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। देखो प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, प्रत्ययों की कोई कमी तो नहीं है। एक प्रत्यय आलू प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, वो नहीं जो आपके खेतों में होता है, प्रत्यय का नाम क्या है, और ये आमतौर पर फीलिंग्स बयां करने के लिए आता है, चाहे धातु में जुड़े चाहे शब्द में जुड़े। जैसे आपने दया में लगाया आलू, तो क्या हो जाएगा, आयु हो गया, शब्द क्या बना, दयालु। अगर इसी को मैंने कृपा में लगा दिया आलू प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, कृपालु। बात समझ में आ गई। और मान लीजिए एक प्रत्यय होता है अनीय, अनीय में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने लगाया करण और अनीय, तो क्या हो जाएगा, करणीय। अगर कथन में लगाया तो क्या, कथ में लगाया तो क्या हो जाएगा, कथनीय। बात समझ में आ रही है। एक प्रत्यय आपका होता है आनी। अब आनी का मतलब स्त्रीलिंग के सेंस में जाता है, मान लीजिए आपने लगाया देवर में, तो क्या हो जाएगा, हाँ देवरानी। लो भाई, मच्छर में भी लगा दे रहे हैं, मच्छर में जब आनी लगाया तो क्या हो गया, तो मच्छर दानी होगा, वो आनी थोड़ी होगा, मच्छरानी हो जाएगा, नहीं तो उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सेठ में लगाओ तो क्या हो जाएगा,
वेरी गुड। दानी आ रहा है, उसमें दानी प्रत्यय है, मच्छरदानी, साबुनदानी, सिंगारदानी, ये सिर्फ आनी है। तो रा की मात्रा इस पे चढ़ी ना लाली, वहां किस पे चढ़ा रही हो? अब ठीक है मामला, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे प्रत्यय, जैसे ई प्रत्यय जुड़ता है, इम प्रत्यय जुड़ता है। अब जैसे आपने ई जोड़ा, स्वर्ग में जोड़ा तो क्या हो जाएगा? स्वर्गीय। और अगर स्वर्ण में इम जोड़ा तो क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। हाँ या ना? आमतौर पर ज्यादातर प्रत्यय पूछे जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई? मामला क्लियर हो रहा है? चलो अब प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 11। देखो अलग अलग बताते हैं, कुछ लोग 10 कहते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ ने 20 भी कहा है, लेकिन हरदेव बाहरी की पुस्तक में 11 है, इसलिए मैंने 11 कराए हैं। हाँ अलग अलग बताए गए। डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक, हरदेव बाहरी की पुस्तक बेटा आयोग में सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, इसीलिए उसी के आधार पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा सही होंगे। तो 11 और संस्कृत प्रत्यय होते हैं आपके 22, उपसर्ग सॉरी प्रत्यय नहीं। हाँ इतनी सी बात क्लियर हो गई, मामला क्लियर है। अब जब बस मुझे ये बताना है कि प्रत्यय से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी आपको दे देगा, मान लीजिए उसने एक ऑप्शन दिया कि निम्न में से एक प्रत्यय, निम्न में से शुद्ध कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन आया था सामाजिक, और पाक्षिक, तीसरा था आंशिक, और चौथा ऑप्शन था सभी। तो देखो बच्चे इसमें सही कौन सा नहीं है? इसमें सही ये नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंशिक। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है समाज धन एक। तो जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये मात्रा इस पर जाती है, लेकिन इसको क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। अब यहाँ पे तो ये बड़ा कर रहा है, यानी कि सामाजिक शब्द है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये सही है। पाक्षिक भी सही है, सभी इसीलिए नहीं होगा। आंशिक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक शब्द लिख लिया धार्मिक, अब आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, तो आंशिक। क्योंकि आंशिक में, अंश में जब आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनेगा आंशिक। इतनी सी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? किसी भी एग्जाम में आपसे प्रत्यय की संख्या नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि प्रत्ययों की संख्या सटीक निर्धारित नहीं है। हाँ ये पूछ सकता है आपसे कि कोई सा भी, इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रत्यय पढ़ा एरा, तो एरा प्रत्यय लगने से क्या बनता है? तो बच्चे अगर एरा प्रत्यय धातु में जुड़ेगा, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी प्रत्यय शब्द में जुड़ रहा है तो वो कैसा प्रत्यय है? तब तो वो है भाई तदित प्रत्यय। और अगर वो किसी धातु में जुड़ रहा है तो वो होगा आपका कृत प्रत्यय। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? चलिए तो अब आगे बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इस वाले टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो हमने आज जो टॉपिक पर चर्चा की वो हमारी चर्चा का विषय था प्रत्यय। और प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रत्यय प्रतिधन अय शब्द से मिलकर बना है। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ और अय का मतलब होता है चलना, यानी ऐसे शब्दांश जो शब्द के साथ साथ चल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। लेकिन प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में नवीनता या विशिष्टता लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे बड़ा भेद क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में एकमात्र भेद यही है कि उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है एग्जाम में, प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय, दूसरे होते हैं तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातु में जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो धातुओं में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से क्या बनते हैं? कृदंत प्रत्यय बनते, कृदंत शब्द बनते हैं।
और तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, या हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो शब्द में जुड़ते हैं, क्योंकि धातु अलग है और शब्द अलग है, तो वे जो शब्द में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय के मेल से कैसे शब्द बनते हैं? तदित प्रत्यय के मेल से तदितांत शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं इनके भी भेदों की, कई बार एग्जामिनर इससे भी डीपली पूछ लेता है। तो कृत प्रत्यय दो आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। एक, कृत प्रत्यय के यानी धातु में मिलने पर जो शब्द बन रहा है उस शब्द के आधार पर, और दूसरा किसी भी धातु में किस भाषा का प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं उस आधार पर। तो देखो, कृत प्रत्यय में यानी किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़ने पर यदि कर्ता बनता है तो उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। किसी भी धातु में कर्म प्रत्यय जोड़ने पर यदि कर्म बनता है तो उसे कहते हैं कर्म प्रत्यय। किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़ने पर यदि किसी भी कार्य को करने के साधन का बोध होता है तो उसे कहते हैं करण प्रत्यय। और किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़ने से यदि भावनाओं का बोध होने लगे, फीलिंग्स का बोध होने लगे, तो उसे कहते हैं भाव प्रत्यय। और किसी भी धातु में प्रत्यय जोड़ने से यदि क्रिया बन जाए तो उसे कहते हैं क्रिया प्रत्यय। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी शब्द में, किसी भी धातु में किस भाषा का प्रत्यय जुड़ रहा है उससे पता चलता है। तो अगर संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत प्रत्यय, हिंदी भाषा का तो हिंदी प्रत्यय, उर्दू भाषा का तो उर्दू प्रत्यय। और तदित प्रत्यय क्या होते हैं? तदित प्रत्यय भी सेम वही चीज है। क्या चीज है? कि भाई जिस शब्द में, यानी शब्द क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, अगर उसमें जोड़ने पर कर्ता बन रहा है तो कृत प्रत्यय, भाव और गुण का बोध हो रहा है तो भाव और गुणवाचक। और अगर किसी के वंश का बोध हो रहा है, जैसे आपने कहा रघुवंशी, राघव, यदुवंशी, तो हो जाएगा आपका अपत्य प्रत्यय। लेकिन किसी की हीनता, लघुता या प्रियता का बोध हो रहा है तो होगा ऊनता प्रत्यय, ऊनतावाचक। और अगर किसी की स्त्री होने का बोध हो रहा है, जैसे आपने किसी भी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ा और उससे स्त्रीलिंग बन गया शब्द, तो वो होगा स्त्रीवाचक। और सेम ये भी भाषा के आधार पर डिवाइडेड होते हैं कि अगर संस्कृत भाषा का जुड़ा है तो संस्कृत प्रत्यय, हिंदी भाषा का जुड़ा है तो हिंदी प्रत्यय, और उर्दू भाषा के जुड़े हैं तो उर्दू प्रत्यय। इसके बाद हमने बात करी कुछ मुख्य मुख्य प्रत्ययों में। तो देखो बच्चे, सबसे ज्यादा होता है एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे आता है? अगर छोटे आ वाले शब्द में जुड़ा है तो आपका होगा बड़ा आ, और अगर छोटी ई, बड़ी और ए में जुड़ा है तो वो बदल जाएगी आपकी बड़ी ए में, और छोटे ऊ, बड़े ऊ और छोटे ओ में जुड़ा है तो परिवर्तन होगा औ में। इसके बाद हमने बात करी एरा प्रत्यय की। तो एरा और इक दोनों लगभग अपोजिट होते हैं, क्योंकि एक प्रत्यय क्या करता है? अपने पहले वाले वर्ड को दीर्घ करता है, और ये क्या करता है? ये अपने पहले वाले वर्ड को लघु कर देता है। जैसे सांप में जुड़ा तो सपेरा, मामा में जुड़ा ममेरा, चाचा में जुड़ा चचेरा। और फिर हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों की, जैसे ज जुड़ रहा है तो ज कैसे परिवर्तन होंगे। इसके बाद ध जुड़ रहा है तो ध का मतलब होता है धारण करना। इसके बाद हमारी चर्चा का विषय था द जुड़ रहा है तो ये है। उसके बाद बच्चों ने पूछा पर्यायवाची कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स तरीका आपको बताया कि अगर पानी के पर्यायवाची में आप इस तरीके से अलग अलग प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको कमल, बादल और समुद्र के भी पर्यायवाची याद हो जाएंगे। इसके अलावा कर का मतलब होता है करने वाला। नेक्स्ट हमने बात करी आलू प्रत्यय की, यानी आलू प्रत्यय जुड़ता है, अनीय प्रत्यय जुड़ता है, ईय जुड़ता है, इम जुड़ता है, आनी जुड़ता है, आ जुड़ता है, ता होता है। प्रत्यय बहुत सारे थे, लगभग 400 प्रत्यय हैं। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके आगे मैंने बताया कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हो सकता है वो एक ही प्रत्यय से पूछ ले, हो सकता है वो अलग अलग प्रत्यय से भी पूछ ले। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।